लिखिए, फाइंड द फंक्शन फाई टी, फाइंड द फंक्शन फाई टी, फाइंड द फंक्शन फाई टी so that the curve, find the function phi t so that the curve x1 is equal to integral phi t sin t dt, x2 is equal to integral phi t cos t dt, x3 is equal to integral phi t tan t dt, आप रेगुलर नहीं आती है ना, ठीक है। अब पढ़िए, क्योंकि चक्कर क्या है ना, 10 के बाद पेपर होना है। आज से आप गिन लीजिए कितना दिन है, हो गया। शैल बी अ कर्व ऑफ कांस्टेंट कर्वेचर कप्पा, शैल बी अ कर्व ऑफ कांस्टेंट कर्वेचर कप्पा, शैल बी अ कर्व ऑफ कांस्टेंट कर्वेचर कप्पा। ठीक है, इस सवाल में आपसे कह रहा है कि ये किसी कर्व का इक्वेशन है, इस कर्व के इक्वेशन से फाई टी की वैल्यू निकालिए, जबकि ये कर्व एक कांस्टेंट कर्वेचर वाला हो जाए। किसकी वैल्यू निकालनी है? फाई टी की। कब? जब कर्वेचर क्या हो जाए? कांस्टेंट। क्या करेंगे सवाल में? हम लोग कर्वेचर निकालेंगे। कर्वेचर निकालने के बाद कर्वेचर को कांस्टेंट मान लेंगे। कांस्टेंट इज इक्वल टू ए, वेयर ए इज समथिंग कांस्टेंट। उसके बाद उससे फाई टी की वैल्यू निकाल लेंगे, जो वैल्यू आएगी वही वो फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये बताइए कर्वेचर के लिए क्या क्या चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ती है? पहले तो ये आप डिस्कस करिए। 1 अपॉन एस डॉट, फिर अंडर रूट एक्स डबल डॉट 1 का स्क्वायर, एक्स डबल डॉट आई का स्क्वायर माइनस एस डबल डॉट का स्क्वायर। ये हम सही लिखे हैं 100%। वर्णिता बताए थे जब आई लगता है तो कभी स्क्वायर नहीं होता है, हमेशा डॉट होता है। जब आई की जगह 1 रख देते हो आप, देन यू विल यूज स्क्वायर। तो अगर आप ये लिख कर आते हो और ऐसे ऐसे करते हो तो वो ऐसे ऐसे हो जाएगा। क्यों? 0। कभी भी आई का स्क्वायर नहीं होता है। आई के साथ हमेशा क्या लेते हैं? डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो ये क्या मिलेगा? एक्स डबल डॉट आई, एक्स डबल डॉट आई माइनस एस डबल डॉट का स्क्वायर। दिस इज द राइट फॉर्मूला। ठीक है, कभी भी आई के साथ स्क्वायर। देखिए छोटी छोटी चीज़ है। हम आपसे क्या बोले? कर्व इन स्पेस टफ नहीं है। टफ क्यों होता है? जब आपको लिखने नहीं आता है, जब आपसे गलतियां होती है। जो गलती के पॉइंट्स होते हैं वो हम खुद डिस्कस करते चलते हैं। इंडेक्स कहाँ ऊपर कहाँ नीचे लगेगा ये हमने आपको बहुत शुरुआती दिनों में बता दिया था। इंडेक्स हमेशा हर जगह कहाँ लगता है? ऊपर। किस में नीचे लगता है? E1, E2, E3 में। बाकी और कहीं पे भी इंडेक्स नीचे नहीं लगता है। ठीक है, दूसरा फिर हमने इसके लिए आपको बताया था एक्स डबल डॉट आई के साथ स्क्वायर नहीं लगता है, हमेशा क्या आता है? डॉट प्रोडक्ट। जब आप आई की जगह 1 2 3 पुट कर देते हो देन यू विल यूज स्क्वायर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इसको टफ बनाती हैं। अगर आप उन चीज़ों को माइंड में रखेंगे, मतलब उस तौर पे कि हम ABCD पढ़ रहे हैं, हमको ये सीखना है, तो आपसे कभी गलती नहीं होगी। तो ये चैप्टर आसान है। आपने इसका चैप्टर का आधा पढ़ लिया, आधा ही तो बचा है। और आधे में भी सबसे बड़ी एक्सरसाइज आप पढ़ रहे हैं, सबसे टफ एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं। इसके बाद अब आज से हेलिक्स शुरू हो जाएगा। हेलिक्स के बाद 4 छोटे छोटे टॉपिक है, चैप्टर खत्म। तो लोग हवा बनाते कर्व इन स्पेस, कर्व इन स्पेस। क्या हवा है? हमको तो नहीं लगा कुछ हवा है इसमें। तो केवल हवा है कर्व इन स्पेस का, मार्केट में है नहीं कुछ इसमें। बस पढ़ने और पढ़ाने वाली बात है। कर्व इन स्पेस बड़े बड़े लोग छोड़ देते हैं, डर के मारे नहीं पढ़ाते हैं। हम खुद नहीं पढ़े हुए। जहाँ हम कोचिंग करते थे वहाँ इतने सीनियर टीचर पढ़ाते थे, उन्होंने खुद नहीं पढ़ाया था। ये हमको पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ा ये पूरा, इसीलिए ये नोट्स मेरा खुद का नोट्स है। तो इसमें कुछ टफ नहीं है, बस पढ़ने और पढ़ाने वाली बात है। आपने 4th मतलब हाफ खत्म कर दिया पूरा कर्व इन स्पेस। E1, E2, E3 बताए थे क्लास में हमने, है ना।
चलिए देखिए अब क्या क्या निकालना होगा इसमें, डबल डॉट निकालना होगा और एस डॉट निकालना होगा। एस डॉट का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एक्स डॉट 1 का स्क्वायर प्लस एक्स डॉट 2 का स्क्वायर प्लस एक्स डॉट 3 का स्क्वायर। इसके लिए हम इसको कितनी बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2 बार, एक बार इसके लिए और सेकेंड टाइम इसके लिए। लिखिए, करा दीजिए पहले डिफ्रेंशिएट भी, फिर करिएगा। चलिए कराइए भाई, बताइए। सबसे पहले x डॉट 1 निकालेंगे तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं, बस इंटीग्रल का साइन क्या होगा, हट जाएगा। x डॉट 2 निकालोगे आप तो क्या मिलेगा, फाई टी कॉस टी। x डॉट 3 निकालोगे आप तो क्या मिलेगा, फाई टी। ठीक है, उसके बाद x डबल डॉट 1 निकालेंगे आप तो क्या मिलेगा, फाई टी साइन टी का कॉस टी प्लस फाई डैश टी साइन टी। डैश लगाए हैं तो उसका ये मतलब नहीं कि ये s के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है, यहाँ दिख रहा है किसका फंक्शन है, t का। एक डैश लगाने का मतलब इट विल बी डिफ्रेंशिएटेड बाय 1 टाइम। ठीक है, x डबल डॉट 2 बताइए, फाई टी माइनस साइन टी प्लस फाई डैश टी कॉस टी। x डबल डॉट 3 बोलिए, फाई टी टेन टी का प्लस फाई डैश टी टेन टी। मिल गया। अब इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, एस डॉट। एस डॉट का मतलब अंडर रूट एक्स डॉट का स्क्वायर, एक्स डॉट 1 का स्क्वायर प्लस एक्स डॉट 2 का स्क्वायर प्लस एक्स डॉट 3 का स्क्वायर। थोड़ा सा लिख लीजिए इसमें, लिखिए, लेट द इक्वेशन ऑफ कर्व इज लेट द इक्वेशन ऑफ कर्व इज, ये डालिए इक्वेशन नंबर 1। हो गया भाई। बोले, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू t कॉमा वी गेट इक्वेशन 2 इक्वेशन 3, दोनों उतारिए। डॉट निकालिए, लेट द आर्क लेंथ बी स्मॉल एस, देन निकालिए। हो गया एस डॉट।
मौका मिला नहीं, खी शुरू हो जाता है। क्या होता है अंडर रूट में? x डॉट 1 का स्क्वायर प्लस x डॉट 2 का स्क्वायर प्लस x डॉट 3 का स्क्वायर। चलिए भाई डायरेक्ट कैलकुलेशन कराया करिए, जिसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन, बहुत लिखने वाला काम मत किया करिए। यहाँ देखिए x डॉट 1 का स्क्वायर, x डॉट 2 का स्क्वायर, x डॉट 3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करवाइए। 5 स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी प्लस 5 स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी। 5 स्क्वायर टी बाहर, क्या बचेगा? साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी विच इज इक्वल टू 1। ओवरऑल क्या बचेगा? 5 स्क्वायर टी प्लस, उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 5 स्क्वायर टी 10 स्क्वायर टी। दिस इम्प्लाइज दैट s डॉट इज इक्वल टू 5 स्क्वायर टी बाहर होगा तो क्या मिलेगा? 1 प्लस 10 स्क्वायर टी इज इक्वल टू सेक स्क्वायर टी। रूट से निकलेगा तो ठीक। अगेन s डबल डॉट के लिए t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। डिफरेंशिएटिंग अबव विथ रिस्पेक्ट टू t वी गेट, चलिए भाई कराइए। s डबल डॉट इज इक्वल टू 5 डैश टी सेक टी प्लस 5 टी, इसका सेक टी इंटू जो बाहर निकल रहा है उसको बाहर निकाल दीजिए। s डबल डॉट इज इक्वल टू 5 डैश टी सेक टी 1 प्लस 10 टी। तब रहने दे, कुछ बाहर मत निकालिए, निकाल लीजिए, इतना सेक्टी लग रहा है तो। सेक्टी क्या बचेगा? 5 डैश टी प्लस 5 टी इंटू ठीक है। अब उसके बाद क्या निकालेंगे? कर्वेचर कप्पा निकलवा दें। पहले देख लीजिए फिर उतारिएगा। लेट द curvature of curve is कप्पा, then कप्पा का फॉर्मूला 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन एस डॉट अंडर रूट में स्क्वायर है, श्योर है। फिर x डबल डॉट 1 का स्क्वायर प्लस x डबल डॉट 2 का स्क्वायर प्लस x डबल डॉट 3 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर। ठीक है, देखिए कर्वेचर कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन s डॉट का स्क्वायर का मतलब 5 स्क्वायर टी सेक स्क्वायर टी, ठीक, अंडर रूट। देखिए x डबल डॉट 1 का स्क्वायर प्लस x डबल डॉट 2 का स्क्वायर, पहले हम इसी को लेकर के चलेंगे क्योंकि काफ़ी की चीज़ सॉल्व हो जाएगी। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर इसका और a स्क्वायर इसका पिक करिए। 5 स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी प्लस 5 स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी, 5 स्क्वायर टी बाहर हो जाएगा, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी विच इज इक्वल टू 1। इस टर्म को पकड़िए, 5 डैश स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी प्लस 5 डैश स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी 5 डैश स्क्वायर टी, ठीक, माइनस 2 फाइव टी 5 डैश टी साइन टी कॉस टी माइनस 2 फाइव टी 5 डैश टी साइन टी कॉस टी, आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। उसके बाद ये बचेगा इसका स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर टी सेक पे पावर 4 टी प्लस 5 डैश स्क्वायर टी 10 स्क्वायर टी, ठीक, प्लस 2 फाइव टी 5 डैश टी सेक 10 टी इंटू
सेक स्क्वायर टी माइनस एस डबल डॉट का स्क्वायर अंदर इंसर्ट कर दीजिए, तब स्क्वायर करिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। बताइए 5 डैश स्क्वायर टी सेक, फिर माइनस आएगा क्योंकि बाहर माइनस है ना, 5 स्क्वायर टी 10 स्क्वायर टी सेक स्क्वायर टी, फिर माइनस क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस में ही आता, बाहर कौन सा साइन है माइनस, सब क्या हो जाएंगे माइनस। 2 फाई टी 5 डैश टी 2 फाई टी 5 डैश टी, आगे 10 टी और सेक टी। कैलकुलेशन सही हो रही है? कैसे? एस डॉट का स्क्वायर है ना, बाबू उसको अंदर डाल दोगे आप तो 5 डैश टी प्लस 5 टी 10 टी सेक टी का होल स्क्वायर। अच्छा सेक इसमें और इसमें भी है तो दोनों नहीं सही बोल रही हैं, वो गड़बड़ हो गया है। देखिए ये अंदर जाएगा तो आपको मिलेगा 5 डैश स्क्वायर टी सेक स्क्वायर टी 5 स्क्वायर टी 10 स्क्वायर टी सेक स्क्वायर टी, फिर दूसरा मिलेगा 2 5 डैश टी 5 टी, यहाँ सेक 10 स्क्वायर टी सेक स्क्वायर टी 10 टी सेक स्क्वायर टी। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 स्क्वायर टी सेक स्क्वायर टी। ठीक, क्या क्या कट रहा है देखिए जरा, मेरे ख्याल से 2 5 टी 5 डैश टी 10 टी सेक स्क्वायर टी, ये टर्म पूरा पूरा कट जाएगा, और कुछ 5 स्क्वायर टी 5 डैश स्क्वायर टी, और कुछ नहीं कट रहा है। ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं उसको, देखिए कैसे कर रहे हैं। अंडर रूट में 5 स्क्वायर टी प्लस 5 डैश स्क्वायर टी। ठीक, इसको लीजिए, इसको लीजिए। ठीक है, 5 स्क्वायर टी सेक स्क्वायर टी बाहर होगा तो मिलेगा सेक स्क्वायर टी माइनस 10 स्क्वायर टी विच इज इक्वल टू 1। तो क्या मिलेगा प्लस 5 स्क्वायर टी और सेक स्क्वायर टी, बचा हुआ टर्म 1। उसके बाद इसको इसके साथ लीजिए तो प्लस 5 डैश स्क्वायर टी, क्या बचेगा 10 स्क्वायर टी माइनस सेक स्क्वायर टी विच इज इक्वल टू -1। क्या आएगा -1, यहाँ क्या कर देंगे माइनस। अब कुछ कट रहा है, 5 डैश स्क्वायर टी 5 डैश स्क्वायर टी आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज दैट कर्वेचर, आप लोग लिख लीजिएगा ये 1 वाला टर्म करके देखिए, 5 डैश स्क्वायर यही वाला पूछ रही है ना, 10 स्क्वायर टी माइनस सेक स्क्वायर टी, माइनस ले लिया बाहर तो सेक स्क्वायर टी माइनस 10 स्क्वायर टी विच इज इक्वल टू। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, ये दूसरा है और ये दूसरा है, ये लिख लीजिएगा ऊपर अपने समझने के लिए। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए, इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 स्क्वायर टी सेक स्क्वायर टी। जरा ये बताइए ये इससे क्या होगा, बाहर क्या निकलेगा 5 टी, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस सेक स्क्वायर टी। दिस इम्प्लाइज दैट कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 टी सेक स्क्वायर टी और अंडर रूट में 1 प्लस सेक स्क्वायर टी। अब आपसे कह रहा है कर्वेचर कप्पा क्या है कांस्टेंट। लेट द कर्वेचर कप्पा इज कांस्टेंट, देन
कप्पा इज इक्वल टू ए, ब्रैकेट में क्या हो गया, कांस्टेंट। दिस इम्प्लाइज दैट क्या मिलेगा, अंडर रूट 1 प्लस सेक स्क्वायर टी अपॉन फाई टी, सेक स्क्वायर टी इज इक्वल टू ए। दिस इम्प्लाइज दैट फाई टी की वैल्यू निकालनी थी अंडर रूट 1 प्लस सेक स्क्वायर टी अपॉन ए सेक स्क्वायर टी, यही है, विच इज द फंक्शन फाई टी। ठीक है, उतार डालिए। कुछ डाउट है रागिनी आपको? ठीक है ना, उतारिए।
कोई करके है ना प्रयागराज में उसको मिला है केस के वो फॉरेन जा रही थी। उनकी लेकिन उनकी ड्रेस में फोटा लगी थी वो सुंदर करके साड़ी पहनी थी। इतना इतने दिन बाद देखा कि पहचान ही नहीं किसी को।
वैसे ही का मुंह जल गया मतलब 4-5 लेके कोना में सीधा जाओगे जहाँ से 2 खाना सुबह और एक बार एक शादी में गए थे मतलब ले लेके 17-18 और आइसक्रीम ले पता है बीच में लाइट चली गई हम सोचे तुरंत आइसक्रीम खा यार हेडलाइन डालिए। ये हो गया कंप्लीट? चलिए लिखिए। सिलेंड्रिकल हेलिक्स, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेंड्रिकल हेलिक्स क्योंकि इसके जो थ्योरम है ना बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सिलेंड्रिकल हेलिक्स, HELIX हेलिक्स। सिलेंड्रिकल हेलिक्स, इसके बारे में पहले थोड़ा सा ले भाषा में समझ लीजिए, देहाती भाषा में क्या होता है, फिर हम मैथमेटिकल डेफिनेशन बताएंगे। एक बार क्लास में हमसे आप ही लोगों से कोई हेलिक्स पूछा था, शब्द आया था तो पूछा था हेलिक्स क्या होता है। देखिए सिलेंड्रिकल हेलिक्स एक ऐसा सरफेस होता है जो सिलेंडर के ऊपर बनता है। ठीक है, सिलेंड्रिकल हेलिक्स एक ऐसा सरफेस होता है जो सिलेंडर के ऊपर बनता है। ये कोई सिलेंडर है, सिलेंडर के सरफेस पे, जैसे ये सिलेंडर है ना, सिलेंडर के सरफेस पे अगर हम इस तरीके से एक वायर को रैप कर दें तो ये जब वायर रैप होगा, बीच में से निकाल दीजिए इसको, तो ऐसे 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 दिखेगा ना स्प्रिंग टाइप का, उसको हेलिक्स कहते हैं। क्योंकि वो सिलेंडर के सरफेस से प्राप्त हुआ इसलिए उसको क्या कहते हैं, सिलेंड्रिकल हेलिक्स। ठीक, अब उसकी खास बातें देखिए। आप शुरू दिन से जानते हैं कि अगर सिलेंडर होता है तो सिलेंडर के बीच में ये जो लाइन खिंचाती है इसको जनरेटर ऑफ सिलेंडर कहते हैं। क्यों जनरेटर ऑफ सिलेंडर कहते हैं? क्योंकि सिलेंडर इसी के अलोंग रिवॉल्व करके ही प्राप्त होता है। इसको क्या कहते हैं? जनरेटर ऑफ सिलेंडर या एक्सेस ऑफ सिलेंडर। ठीक, जनरेटर ऑफ सिलेंडर, एक्सेस ऑफ सिलेंडर। किसी भी सिलेंडर के ऊपर कोई भी रस्सी रैप कर दें तो वो हेलिक्स थोड़ी ना बन जाएगा, उसकी कुछ विशेषता होगी तभी तो वो हेलिक्स बनेगा। ठीक है, जैसे अगर हम ये बना दें और कहें ये सर्किल है, पता नहीं है कि नहीं है। सर्किल तब होगा जब सेंटर से हर एक पॉइंट की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। हमको लग रहा है इस पॉइंट की दूरी बराबर नहीं आएगी, जरा सा अंतर बैठेगा, तो ये सर्किल नहीं होगा। भले ही उसकी शेप का है लेकिन सर्किल नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप सिलेंडर के ऊपर कुछ भी रैप कर दे हेलिक्स बन गया, देखो देखो हेलिक्स बन गया, नहीं। उसकी क्या होगी, कुछ विशेषता होगी। क्या विशेषता होती है? कहते हैं हेलिक्स इससे जिसका डायरेक्शन कोसाइन AI है फिक्स्ड एंगल बनाता है। हेलिक्स जनरेटर ऑफ सिलेंडर से फिक्स्ड एंगल बनाता है। अर्थात अगर हम इसकी टेंजेंट लाइन खींचे TI किसकी लाइन है? हेलिक्स की। TI हेलिक्स की टेंजेंट लाइन है। हेलिक्स की क्या है? टेंजेंट लाइन। और AI जनरेटर है किसका? सिलेंडर का, जनरेटर ऑफ सिलेंडर।
तो इसके बीच का एंगल अल्फा कांस्टेंट होगा। ये इसकी विशेषता होती है। अगर कहते हैं सिलेंड्रिकल हेलिक्स, सिलेंडर के सरफेस पे बना हुआ वो आकृति होती है जो सिलेंडर के जनरेटर से एक फिक्स्ड एंगल बनाती है। एंगल बनाने का मतलब ये होता है, देखिए शुरुआत में बीएससी सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा था, किसी भी चीज़ का अगर डायरेक्शन निकालना हो तो वो उसका टेंजेंट बताता है। ठीक है, किसी भी चीज़ का डायरेक्शन उसका टेंजेंट बनाता है। किसी कर्व पे किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए तो वो उस पॉइंट पर उसकी दिशा को निर्देशांक करता है। ठीक, अब हमने कहा कि हेलिक्स और जनरेटर ऑफ सिलेंडर के बीच का एंगल कांस्टेंट होना चाहिए। तो भाई हेलिक्स का एंगल कहाँ से ढूंढ के लाएंगे? क्या करेंगे, हेलिक्स के किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और वो टेंजेंट इस जनरेटर के साथ क्या बनाएगा? स्ट्रेट कांस्टेंट एंगल। दैट मीन्स मोटा मोटी समझिए ए आई डॉट टी आई के बीच में बनने वाला एंगल कितना है? अल्फा। ए आई डॉट टी आई इज इक्वल टू कॉस अल्फा। यदि अल्फा कांस्टेंट तो कॉस अल्फा भी क्या होगा? कांस्टेंट। दैट मीन्स ए आई डॉट टी आई इज इक्वल टू कांस्टेंट इज द कंडीशन फॉर बीइंग एन सिलेंड्रिकल हेलिक्स। सिलेंड्रिकल हेलिक्स बनने की परिस्थिति ही यही है कि ए आई डॉट टी आई कॉन्स्टेंट होना चाहिए, जहाँ टी आई हेलिक्स के टेंजेंट का यूनिट टेंजेंट है और ए आई सिलेंडर के जनरेटर का डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो है। डॉट प्रोडक्ट ले लिया, दैट मीन्स डायरेक्शन कोसाइन है। ठीक है, तो ए आई डॉट टी आई इज इक्वल टू कॉस अल्फा। सिलेंड्रिकल हेलिक्स सिलेंडर के सरफेस पे बना वो कर्व है, सिलेंड्रिकल हेलिक्स सिलेंडर के सरफेस पे बना वो कर्व है जो सिलेंडर के जनरेटर से कांस्टेंट एंगल बनाता है। दैट मीन्स ए आई डॉट टी आई इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब हेलिक्स कैसे एंगल हेलिक्स का निकालेंगे? हेलिक्स के किसी पॉइंट पे क्या ड्रॉ करेंगे? टेंजेंट। वो टेंजेंट की दिशा अर्थात टी आई उस हेलिक्स के डायरेक्शन को शो करती है। किसी भी कर्व पे खींचे गए टेंजेंट की दिशा उस कर्व के डायरेक्शन को शो करती है। ये एकदम यहाँ बैठा लीजिए। ठीक है, क्लियर है? लिखिए। नहीं, 90 नहीं होगा भाई। ये बताइए 90 होने का मतलब, ये तो हमेशा फिक्स रहता है वर्टिकल। अब 90 ले लोगे तो वो ऐसी लाइन मिलेगी, तो वो कहाँ हेलिक्स का टेंजेंट बनाएगी? नहीं बनाएगी ना, वही बात है। लिखिए सिलेंड्रिकल हेलिक्स में लिखिए, अ सिलेंड्रिकल हेलिक्स इज अ कर्व, a cylindrical helix is a curve trace out at the surface of cylinder, trace out at a surface of cylinder, trace out at a surface of cylinder such that it cuts the generator at a constant angle, such that it cuts the generator at a constant angle. फुल स्टॉप। लाइन चेंज करके लिखिए, thus the tangent at any point, thus the tangent at any point on the helix makes a constant angle ब्रैकेट में से अल्फा with a fixed line, full stop. This fixed line is known as
This fixed line is known as generator or axis of the cylinder. Generator or axis of the cylinder. Full stop. The axis of cylinder is also known as axis of helix. Is also known as axis of helix. नीचे से लिखिए दैट इज, यहां देखिए AI dot TI is equal to A dot B is equal to mod of A mod of B cos alpha. These are unit vectors. That's why AI dot TI is equal to cos alpha. Since alpha is constant, therefore cos alpha is also constant and this is the relation. ठीक है, ये दोनों लाइन उतार के डायग्राम बनाइए. चलिए क्या मतलब आर्ट का डायग्राम थोड़ी ना सजा सजा के बना रहे, फटाफट बनाइए. थ्योरम लिखिए. जिसके 2-3 थ्योरम करा रहे हैं, तीनों में से आपको एक पेपर में मिल जाएगा. हम ये नहीं कहेंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं, क्योंकि 2 साल से पेपर तो हुआ नहीं है, तो कुछ आइडिया है नहीं कि क्या थ्योरम आया क्या नहीं आया. तो ये तीनों चारों थ्योरम जो उसमें हम कराएंगे, तीनों चारों बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, लिखिए थ्योरम. लिखिए द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन for a curve to be helix, for a curve to be helix is that the curvature and torsion
द कर्वेचर एंड टॉर्शन are in constant ratio डालिए प्रूफ। देखिए क्या कह रहा है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। तो ये बात तो एकदम दिमाग में तुरंत बैठ गई होगी कि दो पार्ट में थ्योरम है, ठीक है। पहला नेसेसरी कंडीशन है, दूसरा सफिशिएंट कंडीशन है। कह रहा है फॉर अ कर्व टू बी हेलिक्स, पहले केस में मान लीजिए हेलिक्स है तो सिद्ध करके दिखाइए कि कर्वेचर और टॉर्शन कांस्टेंट रेशियो में होंगे, मतलब कप्पा अपॉन ट इज इक्वल टू कांस्टेंट। और दूसरे केस में मान लेंगे कि कप्पा और ट कांस्टेंट रेशियो में है तो दिया गया कर्व क्या होगा, हेलिक्स की एकमात्र कंडीशन हमको बस ये पता है कि ai डॉट टी आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बस। तो कहीं ना कहीं ai डॉट टी आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट से ai डॉट टी आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट से प्रूफ करना है कप्पा अपॉन ट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और दूसरा कप्पा अपॉन ट से प्रूफ करना है ai डॉट टी आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इज इट क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। हेडलाइन डालिए नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन लिखिए, लेट अस सपोज दैट द कर्व इज अ हेलिक्स। Let us suppose that the curve is a helix. हेलिक्स है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, जहां ए आई क्या है, जनरेटर का डायरेक्शन, यूनिट डायरेक्शन कोसाइन, और टी आई क्या है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर, ठीक है। लिखिए, लेट ए आई फुल स्टॉप के बाद लेट ए आई बी द कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर, let ai be the component of unit vector along the direction of generator of helix then ai डॉट टी आई इज इक्वल टू कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इक्वेशन नंबर 1। जरा 2 मिनट यहाँ सुनिए, छोड़िए। देखिए, इसकी हेल्प से ये चाहिए, आपको पता है कप्पा और ट कब आएगा, जब आप सेरेट फेरेट फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि आपने उसमें पढ़ा है टी डैश आई इज इक्वल टू ट पी आई, ठीक है। तो मिल जाएगा, तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट। किसके रिस्पेक्ट में, एस के। देख लीजिए, यहाँ देखिए, पहले देख लीजिए, बाद में करेगा। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एस कॉमा वी गेट क्या आएगा, ए आई डॉट टी डैश आई इज इक्वल टू 0। चलिए हम ही पूछ लेते हैं, ए आई को क्यों नहीं डिफ्रेंशिएट किए हैं, नहीं, क्योंकि किसी दिए गए सिलेंडर के लिए ए आई क्या होगा, कांस्टेंट। अगर हमारा सिलेंडर फिक्स है तो उसका जनरेटर भी क्या होगा, फिक्स। जनरेटर फिक्स होगा तो उसका डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। किसी दी गई फिक्स्ड लाइन का डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन फिक्स होता है, मतलब क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसलिए ए आई को डिफ्रेंशिएट नहीं किए हैं। और रही बात टी आई की, तो किसी भी कर्व के अलग अलग पॉइंट पे टेंजेंट अलग अलग होता है, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, इस वजह से ये काम किए हैं। अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिए, बताना भूल गए थे, ये लाइन हमेशा इसके पैरेलल होती है। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल क्या होगा, अल्फा होगा, ठीक है, ये जानते रहिएगा। अब देखिए इसको,
दिस इम्प्लाइज दैट सेरेट फेरेट फॉर्मूला लगाएंगे ए आई टी डैश आई का मतलब कप्पा पी आई इज इक्वल टू 0। कप्पा बाहर होगा, क्या मिलेगा, ए आई डॉट पी आई इज इक्वल टू 0। इसमें कप्पा था, लास्ट वाले में था ना। दिस इम्प्लाइज दैट कप्पा दो संख्याओं का प्रोडक्ट 0 के बराबर, आइदर दिस वन इज इक्वल टू 0 और दिस वन इज इक्वल टू 0। कप्पा कभी भी 0 के बराबर, क्या मिलेगा, ए आई डॉट पी आई इज इक्वल टू 0, क्योंकि कर्वेचर कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। दिस इम्प्लाइज दैट ए आई डॉट पी आई इज इक्वल टू 0 का मतलब हो गया ए आई परपेंडिकुलर है पी आई के। दैट मीन्स ए आई इज परपेंडिकुलर टू पी आई। ठीक, फिर देखिए 3 चीज आपको बताई गई थी। पहली चीज आपको ऐसे बताई गई थी, टी आई, फिर पी आई, फिर बी आई। ठीक, ए आई टी आई से कितना एंगल बना रही है, अल्फा। ए आई टी आई से कितना एंगल बना रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, हमने चेंज कर दिया, जैसे इन दोनों को ऐसे घुमा दिया है। ठीक है, घुमाने का मतलब इसको जब ऐसे घुमाएंगे तो ये सीधा हो जाएगा और ये तिरछा हो जाएगा, क्योंकि मेरे शुरू से दिमाग में यही बैकग्राउंड बना हुआ है। ठीक है, इसको खींच करके नीचे ले आए हैं, तो ये खींच के नीचे आएगा तो ये एंगल ऐसे हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए किसके परपेंडिकुलर है, पी आई, पी आई के परपेंडिकुलर। पी आई के परपेंडिकुलर कौन कौन सी एक्सिस है, टी आई और बी आई, मतलब वो इस प्लेन में लाई करेगा। पी आई के परपेंडिकुलर मतलब इस प्लेन में लाई करेगा। जब इस प्लेन में लाई करेगा तो किन दोनों के कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जाएगा, टी आई और बी आई। टी आई और बी आई के कॉम्बिनेशन के रूप में लिख रहे हैं, देखिएगा। दिस इम्प्लाइज दैट ए आई इज इक्वल टू टी आई। ये अल्फा है तो ये भी कितना रहा होगा, अल्फा। ध्यान से समझिएगा, कितना रहा होगा, ये और ये परपेंडिकुलर, तो ये एंगल 90, तो इतना कितना बचेगा। इसका मतलब ये लाइन जो यहाँ हमने खींची है इसके परपेंडिकुलर प्लेन में होगी। परपेंडिकुलर प्लेन का मतलब रेक्टिफाइंग प्लेन में होगी, है ना। रेक्टिफाइंग प्लेन किन दो लाइन से मिलकर के बना है, टी आई और बी आई। तो ये लाइन इन दोनों के कॉम्बिनेशन के रूप में लिखी जाएगी। ये लाइन इससे कितना एंगल बना रही है, अल्फा। तो टी आई कॉस अल्फा प्लस दूसरे वाले से कितना एंगल बना रही है, 90 माइनस अल्फा। इसका मतलब बी आई कॉस 90 माइनस अल्फा। ये लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखना कहा जाता है। क्या हुआ, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर निकली। परपेंडिकुलर निकली तो इस प्लेन में लाई नहीं करेगी, कहाँ लाई करेगी, रेक्टिफाइंग प्लेन में। हमने इसको रेक्टिफाइंग प्लेन में डॉट 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 करके बना दिया। रेक्टिफाइंग प्लेन किन दो एक्सिस से मिलकर के बना है, टी आई और बी आई। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जाएगा। इससे कितना एंगल, इससे कितना एंगल, मेरा। ठीक है, अब देखिए दिस इम्प्लाइज दैट ए आई इज इक्वल टू टी आई कॉस अल्फा, कॉस 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू बी आई साइन अल्फा। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर, इसको मान लीजिए 2 और इसको मान लीजिए 3। फिर वही दिक्कत कि हमको तो सेरेट फेरेट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि कप्पा और टा चाहिए। तो उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। किसके रिस्पेक्ट में, एस के रिस्पेक्ट में। कराइए, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विथ रिस्पेक्ट टू एस कॉमा वी गेट। कराइए भाई। ए आई का डेरिवेटिव इज इक्वल टू टी डैश आई, अल्फा कांस्टेंट तो कॉस अल्फा भी क्या होगा, कांस्टेंट। अल्फा कांस्टेंट तो साइन अल्फा भी क्या होगा, कांस्टेंट। प्लस बी डैश आई
साइन अल्फा। दिस इम्प्लाइज दैट टी डैश आई का मान कप्पा पी आई कॉस अल्फा, बी डैश आई का मान माइनस ट पी आई साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट कप्पा पी आई कॉस अल्फा इज इक्वल टू ट पी आई साइन अल्फा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट, एक काम करिए पी आई को कांस्टेंट ले लीजिए तो मिलेगा कप्पा कॉस अल्फा माइनस ट साइन अल्फा इज इक्वल टू, दो संख्याओं का प्रोडक्ट 0 के बराबर। पी आई यूनिट वेक्टर है, इसकी मॉड वैल्यू 1 के बराबर होगी, 0 के बराबर। सिंस पी आई विल नेवर इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट कप्पा कॉस अल्फा माइनस ट साइन अल्फा is equal to 0. This implies that kappa upon t is equal to sin alpha upon cos alpha. This implies that kappa upon t is equal to tan alpha. Since alpha is constant, that's why cos alpha is tan alpha is also equal to, बहुत important result है। तो कप्पा अपॉन ट का रेशियो क्या हो गया, कांस्टेंट। इसको उतार लीजिए यहाँ पर, यहाँ पे 3 लाइन छोड़ दीजिएगा, हमको कुछ लिखवाना है। हाँ, उसको टाउ पढ़ते हैं, टाउ नहीं पढ़ते हैं, टाउ, यू साइलेंट होता है। और डायग्राम बना लीजिएगा। डायग्राम में पहला वाला तो बन ही चुका है, उधर वाला केवल ये एक्सेस वाला बनाइए, उतारिए इतना।
आज हम क्लास थोड़ी जल्दी छोड़ रहे हैं, ठीक। कॉलेज जाना है। दरअसल बड़ी जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्या बताया जाए। अब लास्ट ईयर मेरी मम्मी को ब्लड कैंसर हो गया था, मेरी खुद की मदर को। हमने जब कोचिंग हम ऑनलाइन पढ़ाते थे, मतलब इट मीन्स जनवरी एंड, तो पूरा साल परेशान रहे। सोचे तो कोचिंग वोचिंग शुरू नहीं करें, इतना डिप्रेशन में थे, इतनी जिम्मेदारी, दिल्ली ये वो। अब वो साल भर का ट्रीटमेंट करा के आई हैं, तो आज थोड़ा उनकी तबीयत कुछ कम ठीक है, तो हम सोच रहे हैं बड़ा जरा देखा है क्या बात है क्या नहीं। ट्रीटमेंट हालांकि कंप्लीट हो गया, बीमारी ख़त्म हो गई, 40 किलो वज़न गिर गया, तो है दिक्कत तो अब है ही। तो हम सोच रहे एक चक्कर लगा लें, फ़ोन आ रहा है, तबीयत नहीं ठीक है। ऐसा है, इतना बना के छोड़ दीजिए, ठीक है। अब हम लोग कल से कंटिन्यू करेंगे, ठीक।